हुआ महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट, उद्धव ठाकरे ने दिया इस्तीफा, स्पीकर डिप्टी स्पीकर की भूमिका पर बहस। नए वीपीएन नियमों को लागू करने की मियाद 3 महीने बढ़ी, अब 25 सितंबर से लागू होंगे नए नियम। अमेरिका ने शुरू की पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक पहल, प्रशांत क्षेत्र के द्वीपीय क्षेत्रों पर केंद्रित यह पहल क्षेत्र में चीन के प्रभाव को रोकना है मकसद। कैरिबियाई मैंग्रोव जंगल में दुनिया के सबसे बड़े जीवाणु की खोज, आनुवंशिक परीक्षणों में से इसमें एक कोशिकीय होने की पुष्टि। पेगासस के बाद एक और जासूसी स्पाईवेयर हर्मिट हुआ रिपोर्ट। इटालियन फर्म आरसीबी लैब द्वारा विकसित किया गया यह स्पाईवेयर। खबरें अब विस्तार से। महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट भी खत्म हो गया है। राज्यपाल द्वारा दिए गए फ्लोर टेस्ट के आदेश को एससी या फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखने के बाद मुख्यमंत्री को यह इस्तीफा देना पड़ा। गौरतलब है कि शिवसेना के करीब 2/3 विधायकों ने पार्टी के साथ बगावत कर ली थी। इसी के साथ विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों को अयोग्यता नोटिस भी जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस का जवाब देने की समय सीमा 12 जुलाई तक बढ़ाने से उद्धव सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई। इसके साथ ही विद्रोही गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर डिप्टी स्पीकर द्वारा भेजे गए अयोग्यता नोटिस को चुनौती भी दे दी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिप्टी स्पीकर को फैसला रोकने के लिए फ्लोर टेस्ट कराने के आदेश से मुख्यमंत्री के लिए सरकार बचाना और मुश्किल हो गया। स्पीकर डिप्टी स्पीकर की भूमिका एक बार फिर से चर्चा का विषय हो गई। बागी गुट ने याचिका में ऐतिहासिक केस कियोतो होलोहन बनाम जिलचू और अन्य का दिया हवाला। 10वीं अनुसूची के तहत योग्यता याचिका का निर्णय करते समय स्पीकर व डिप्टी स्पीकर एक ट्राइब्यूनल में रुपए के रूप में काम करते हैं। इसी के साथ याचिकाकर्ता को अपने मामले की सुनवाई और बचाव का उचित अवसर प्रदान करना उनका कर्तव्य है। इस मामले में अदालत ने विधायकों की अयोग्यता के संबंध में स्पीकर के लिए व्यापक विवेक को भी बरकरार रखा। इस संबंध में स्पीकर का निर्णय अंतिम नहीं होगा और इसका न्यायिक पुनरावलोकन भी किया जा सकता है। इसी के साथ न्यायालय ने माना कि 10वीं अनुसूची के प्रावधान संसद और राज्य विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं करते। साथ ही ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के तहत किसी तरह के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं है। अब बात करें राज्य व्यवस्था की। 2018, 2019 और 2019-2020 के लिए जिला निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक लागू हो गया है। इस सूचकांक के तहत जिला स्तर पर स्कूल की शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा है। इसमें 83 संकेतकों पर आधारित 600 अंकों के आधार पर जिलों का मूल्यांकन किया गया। राज्य पीजीआई की सफलता के आधार पर जिला पीजीआई को डिजाइन किया गया है। भारतीय शिक्षा प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी प्रणालियों में से एक है। भारतीय शिक्षा प्रणाली में लगभग 15 लाख स्कूल, 97 लाख शिक्षक और लगभग 26 करोड़ छात्र शामिल है। इसी के साथ पीजीआई-डी में जिलों को 10 ग्रेडों में विभाजित किया गया है। 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले जिलों के लिए उच्चतम ग्रेड, जिसे कि दक्ष कहा गया है, और 10% या कम स्कोर लेने वाले जिलों को निम्नतम ग्रेड, जिसे आकांक्षी 3 का नाम दिया गया है। कोई भी जिला दक्ष ग्रेड को प्राप्त नहीं कर सका। अब नजर डालें राज्य व्यवस्था की अगली खबर की ओर। CERTIN ने नए वीपीएन रूल्स को लागू करने की तिथि आगे बढ़ा दी है। गौरतलब है कि 3 माह बाद सितंबर 25 को ये लागू हो जाएंगे। MSME को डेटा केंद्रों का उपयोग करने के लिए आवश्यक क्षमता निर्माण का समय देना इसका मकसद है। इसी के साथ क्लाउड सेवा प्रदाताओं और VPN सेवा प्रदाताओं को ग्राहकों के सत्यापन हेतु प्रणाली बनाने के लिए उचित समय प्रदान करना इसका उद्देश्य है। आपको बता दें कि नए VPN नियम जून से प्रभावी होने वाले हैं, लेकिन अब ये नए VPN नियम सितंबर से प्रभावी हो रहे हैं। डेटा केंद्रों और क्लाउड सेवा प्रदाताओं VPN सेवा प्रदाताओं को अपने ग्राहकों की जानकारी 5 साल की अवधि के लिए स्टोर रखनी होगी। रिपोर्ट हुए किसी भी साइबर अपराध के बारे में 6 अपराध के घंटे के भीतर CERTIN को सूचित करना होगा। इसी के साथ VPN इंटरनेट पर एक डिवाइस से नेटवर्क तक का एक एनक्रिप्टेड आप जानते हैं अंग्रेजी में एनक्रिप्टेड एक टर्म है, कनेक्शन है,
यह एन्क्रिप्टेड कनेक्शन संवेदनशील और प्राइवेट डेटा को इंटरनेट पर सुरक्षित रूप से प्रसारित करने पर मदद करता है। इसी के साथ अनधिकृत लोगों तक डेटा की पहुंच को भी रोकता है, जिनको इसका अधिकृत नहीं हो उपयोग। कॉर्पोरेट जगत में VPN तकनीक का उपयोग व्यापक रूप से बहुत समय से किया जा रहा है। अब बात करें कला संस्कृति की, तो G7 सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी की यात्रा को संपूर्ण किया। प्रधानमंत्री द्वारा वैश्विक नेताओं को दिए गए कई उपहार। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो बाइडेन को गुलामी मीनकारी ब्रांच की भेंट भी की गई। इसी के साथ जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा को उपहार में दिए गए उत्तर प्रदेश के निजामाबाद में बने काली मिट्टी के बर्तन भी दिए गए। रामायण थीम पर आधारित ढोकरा आर्ट दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा को गिफ्ट की गई। छत्तीसगढ़ की खास शिल्पकला यह ढोकरा आर्ट मानी जाती है। आपको बता दें कि G7 सम्मेलन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से भी प्रधानमंत्री मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने दिया बोरिस जॉनसन को बुलंदशहर में निर्मित प्लैटिनम हैंड पेटेंट टी सेट, ये एक गिफ्ट के रूप में दिया गया। इसी के साथ गुलामी मीनकारी भारत के दुर्लभ शिल्पों में से एक मानी जाती है। गुलामी मीनकारी को GI टैग भी प्राप्त है। और आपको बता दें कि वाराणसी की गलियों में गुलामी मीनकारी की जाती है। गुलामी मीनकारी एक फारसी कला है। मीनकारी में धातुओं की सतह की विभिन्न रंगों से की यह रंगाई की जाती है। और साथ ही मीनकारी मुगल काल के दौरान वाराणसी में फारसी तामचीनी बनाने वाले लोगों द्वारा की गई। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में ढोकरा शिल्प का कार्य हुआ और ढोकरा शिल्प की प्रक्रिया में मधुमक्खी के मोम का उपयोग किया जाता है। इसी तरह से क्रिएटिविटी का उपयोग कर इन सब चीज़ों को बनाया गया। 4000 साल पहले से ढोकरा शिल्प की शुरुआत हुई थी। ढोकरा आर्ट के साक्ष्य हड़प्पा व मोहनजोदड़ो सभ्यता में भी मिलते हैं। ढोकरा आर्ट से बनी मूर्ति का सबसे पुराना नमूना मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति से मिला। अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर डालेंगे नजर। पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक नामक एक नई पहल की शुरुआत की गई है। प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते कदम को रोकना इसका मकसद बताया जा रहा है। प्रशांत क्षेत्र के छोटे द्वीपीय देशों के साथ प्रभावी और कुशल सहयोग को बढ़ावा देगी यह पहल। यह 5 देशों USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और UK का एक अनौपचारिक समूह बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जलवायु संकट, संपर्क और परिवहन, समुद्री सुरक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि एवं शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग करना भी इसका एक मकसद है। इसी के साथ समूह आपसी सहयोग के माध्यम से प्रशांत क्षेत्र में समृद्धि, लचीलापन और सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि सदस्यों ने यह भी घोषणा की है कि वे प्रशांत क्षेत्रवाद को बढ़ाएंगे और प्रशांत द्वीप समूह फोरम के साथ मजबूत संबंध बनाएंगे। इसी के साथ संयुक्त बयान जारी कर उन्होंने कहा कि हर स्तर पर हमारा नेतृत्व और मार्गदर्शन प्रशांत क्षेत्र के द्वीपीय देशों द्वारा किया जाएगा। चीन ने अप्रैल में सोलोमन द्वीप समूह के साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसी के साथ इस समझौते से चीन सेना को दक्षिणी प्रांत क्षेत्र में एक बेस मिल गया। अमेरिकी द्वीपीय क्षेत्र, गुआम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने गंभीर चिंताएं व्यक्त की। चीन की गतिविधियों के चलते प्रशांत क्षेत्र में भू रणनीतिक प्रतिस्पर्धा पैदा हो गई है। इसी के कारण प्रशांत क्षेत्र के देशों ने एक साथ साझेदारी बढ़ाकर उनका विश्वास हासिल कर अमेरिका और अन्य सहयोग देश आपस में मिलजुल कर इसका प्रतिरोध करना चाहेंगे। इससे पहले अमेरिका ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की भी शुरुआत की थी। आपको बता दें कि इसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, जापान समेत 13 देश शामिल हैं। अब बात करें अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था में RBI ने पेमेंट्स विजन 2025 नाम से एक डॉक्यूमेंट जारी किया है। RBI के भुगतान और निपटान प्रणाली के तहत यह तैयार हुआ है। इसके पहले भी RBI ने पेमेंट्स विजन 2019-21 जारी किया था। पेमेंट्स विजन 2025 पेमेंट्स विजन 2019-21 की अगली कड़ी अभी जारी होने वाली है। पेमेंट विजन समग्रता 2025 समावेश, नवाचार, संस्थागतकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण के 5 प्रमुख लक्ष्यों पर आधारित है। डॉक्यूमेंट का प्रमुख विषय है ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरीवेयर एंड एवरी टाइम। भारत को वैश्विक स्तर पर डिजिटल पेमेंट्स पावर हाउस के रूप में स्थापित करना इसका लक्ष्य बताया जा रहा है। आपको बता दें कि RBI के मुताबिक उभरते भू राजनीतिक जोखिमों के मद्देनजर पेमेंट सिस्टम की रिंग फेंसिंग करना अनिवार्य हो गया है। रिंग फेंसिंग के माध्यम से विभिन्न डिजिटल लेन देन
के जोखिमों को बचा पाना आसान हो जाएगा। आरबीआई ने इस विजन डॉक्यूमेंट के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई इनिशिएटिव लेने का भी प्रस्ताव रखा है। इन इनिशिएटिव्स का मकसद है चेक आधारित भुगतानों की संख्या को कुल खुदरा भुगतान से 0.25%, जिसे 1/4 भी कहा जाता है, से कम करना, डिजिटल भुगतान की संख्या को 3 गुना करना, यूपीआई और आईएमपीएस एनईएफटी प्रणाली को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना और पॉइंट ऑफ सेल के माध्यम से डेबिट कार्ड भुगतान को 20% तक बढ़ाना। अब बात करें नीति आयोग की रिपोर्ट की, तो नीति आयोग ने इंडियाज बूमिंग गिग एवं प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट को जारी किया है। आपको बता दें कि गिग प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था पर व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जिसने कि वर्तमान आकार, रोजगार, सृजन क्षमता का अनुमान लगाने के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया है। वर्ष 2020-21 में लगभग 77 लाख श्रमिक गिग अर्थव्यवस्था का हिस्सा थे। ये भारत में गैर कृषि कार्यबल के 2.6% या कुल कार्यबल के 1.5% थे। गिग वर्कफोर्स के वर्ष 2029 से 30 तक 2.35 करोड़ होने की उम्मीद है। वर्तमान में 47% गिग कार्य मध्यम कुशल नौकरियों में, 22% उच्च कुशल नौकरियों में व 31% कम कुशल नौकरियों में हैं। आपको बता दें कि वर्तमान समय में मध्यम कुशल नौकरियों में श्रमिकों की संख्या धीरे धीरे कम कुशल और उच्च कुशल नौकरियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसी के साथ गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था के अवसरों और चुनौतियों पर प्रकाश डालना भी इस रिपोर्ट का मकसद है, बताया जा रहा है। आपको बता दें कि सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न सर्वोत्तम प्रथाओं को भी यह रिपोर्ट जारी करती है। गिग प्लेटफॉर्म क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लिए कौशल विकास, रोजगार सृजन की रणनीतियों का विवरण यह रिपोर्ट देती है। यह रिपोर्ट प्लेटफॉर्म कर्मियों के लिए डिज़ाइन किए गए वित्तीय उत्पादों तक पहुंच में तेज़ी लाने की सिफारिश करती है। गिग अर्थव्यवस्था में कर्मचारियों को स्थायी तौर पर रखे जाने के बाद अल्प अवधि के लिए अनुबंध रखा जाता है। उनके काम के लिए उन्हें एक निश्चित मेहताना दे दिया जाता है। अब बात करें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की। कैरिबियाई मैंग्रोव वन में दुनिया के सबसे बड़े जीवाणु की खोज हुई। जीवाणुओं को नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। आपको बता दें कि खोजे गए जीवाणुओं को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत नहीं है। यह जीवाणु पतले सफ़ेद फिलामेंट जैसा दिखता है। खोजा गया जीवाणु अब में सबसे बड़ा है। पहली बार 2009 में ग्वाडेलोप द्वीप समूह के मैंग्रोव की पत्तियों पर देखा गया। बड़े आकार के कारण पहचान में नहीं आया यह जीवाणु। आनुवंशिक परीक्षणों के आधार पर इसे यूनिसेल्युलर होने का पता चला। अब इस वैज्ञानिक नाम से मैग्नीफिक सल्फर पेरल कहा जाता है। इस जीवाणु के सेल में वैक्यूल संरचना इसे अन्य जीवाणुओं से अलग करती है। इन जीवाणुओं में सेल वॉल उपस्थित भी होता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित एक खबर पर डालेंगे नज़र। पेगासस स्पाईवेयर के बाद अब हर्मिट स्पाईवेयर सुर्खियों में आ गया है। यह आरसीएस लैब नामक एक इटालियन फर्म द्वारा विकसित किया गया है। आपको बता दें कि इसे पहली बार सैन्य आधारित साइबर सुरक्षा फर्म लुकआउट फ्रांसिस्को के साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं द्वारा रिपोर्ट किया गया था। इसके साथ पिछले हफ्ते गूगल के थ्रेट एनालिसिस ग्रुप ने भी हर्मिट सॉफ्टवेयर के बारे में एक विस्तृत ब्लॉग भी पोस्ट किया। इसी के साथ स्पाईवेयर का इस्तेमाल हाई प्रोफाइल एंड्रॉयड एंड आईफोन यूजर्स को टारगेट करने के लिए किया गया है। अब ये आईफोन यूजर्स को भी टारगेट करता है। आपको बता दें कि सरकारी व्यापारियों, मानवाधिकारियों, पत्रकारों या फिर शिक्षाविदों और अधिकारियों व पत्रकारों को टारगेट करने के लिए यह इस्तेमाल किया जाता है। हर्मिट सॉफ्टवेयर को इजरायली फर्म एनएसओ ग्रुप के पेगासस सॉफ्टवेयर की तर्ज पर विकसित किया गया है। यह स्पाईवेयर ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता है, अनधिकृत कॉलों को भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त कई ऐसी गतिविधियां कर सकते हैं जो अनधिकृत हैं। यह स्पाईवेयर डिवाइस में मौजूद ईमेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर्स, ब्राउज बुकमार्क्स, ब्राउज़र हिस्ट्री, कैलेंडर इवेंट आदि को भी चुरा सकता है। यह स्पाईवेयर डिवाइस में मौजूद पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स की भी चोरी कर सकता है। डिवाइस संबंधी जानकारी जैसे कि एप्लीकेशन, मॉडल नंबर, निर्माता ओएस, सिक्योरिटी पैच, फ़ोन नंबर आदि भी चोरी कर सकता है। यह इतना एडवांस है कि बिना यूज़र की सहमति के
फ़ोन डिवाइस में कोई भी ऐप भी डाउनलोड कर सकता है। आपको बता दें कि यह सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड सिस्टम के रूट तक पहुंच सकता है और रूट तक पहुंचने के बाद ये कोई भी फाइल अपलोड कर सकता है, नोटिफिकेशन पढ़ सकता है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग तक कर सकता है। इसी तरह से यह एक बहुत ही सिक्योरिटी का इशू बन जाता है। अब बात करें रिवाइज स्वच्छ सर्टिफिकेशन प्रोटोकॉल की, तो भारत के शहरों में खुले शौच मुक्त बनाने के लिए यह शुरू किया गया है। नई स्वच्छता लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए ODF, ODF प्लस, ODF प्लस प्लस और वाटर प्लस प्लस प्रमाणन हेतु संशोधित प्रोटोकॉल्स अब जारी हो चुके हैं। संशोधित स्वच्छ प्रमाणन प्रोटोकॉल स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के उद्देश्यों के भी अनुरूप हैं। इसमें शहरों को मजबूत बुनियादी ढांचे के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रावधान है। ODF कैटेगरी के तहत सर्वे सैंपल साइज और लोकेशंस की संख्या में वृद्धि करके मजबूत निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। ODF प्लस कैटेगरी के तहत सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों की कार्यदक्षता पर फोकस किया जाएगा। इनकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए नवाचारी ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस मॉडल पर भी फोकस किया जाएगा। उपयोग किए गए पानी के सुरक्षित संग्रह और उपचार के साथ साथ मल कीचड़ का भी सुरक्षित प्रबंधन किया जाएगा। वाटर प्लस कैटेगरी के तहत उपयोग किए गए पानी और मल कीचड़ दोनों के संग्रह, परिवहन, उपचार और पुनः उपयोग पर फोकस किया जाएगा। आपको बता दें कि 20,000 से अधिक आबादी वाले शहरों में कम से कम 25% घरों में सीवरेज नेटवर्क से जुड़ा जाना आवश्यक होता है। इसी के साथ उपयोग लाए गए अनट्रीटेड या अशोधित पानी पर्यावरण में ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की घोषणा वर्ष 2021 से 26 की अवधि के लिए बजट 2021-22 में हुई है। पहले चरण की निरंतरता में ही इसे लागू किया गया है। SBM 2.0 1 अक्टूबर 2021 को हुई थी स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण की शुरुआत। अब बात करें भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम ड्राफ्ट की अधिसूचना की। अप्रैल 2023 से यह लागू कार्यक्रम है। कार क्रैश टेस्टिंग से जुड़े इस कार्यक्रम को भारत ग्लोबल NCAP के आधार पर तैयार किया गया है। भारत NCAP का मकसद भारत में गाड़ियों की क्रैश टेस्टिंग कर सड़क दुर्घटना को कम करना है। भारत NCAP के लागू होने के बाद ऑटोमोबाइल कंपनियों देश में ही कार की क्रैश टेस्टिंग करेगी। आपको बता दें कि कारों की सेफ्टी और परफॉर्मेंस के आधार पर स्टार रेटिंग्स प्रदान की जाएगी। इससे कस्टमर को गाड़ियों को खरीदते समय मौजूद विकल्प को चुनने में मदद मिलेगी। आयातकों के पास भी देश में कार की क्रैश टेस्टिंग और रेटिंग प्रदान करने का विकल्प मौजूद होगा। 5 तक की स्टार रेटिंग प्रदान की जाएगी। भारत में सालाना लगभग 2 लाख लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटना से होती है। आपको बता दें कि सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु को कम करना ही इसका मकसद है। भारत सरकार ने साल 2024 तक दुर्घटना से होने वाली मृत्यु में 50% कमी करने का लक्ष्य रखा है। बीते दिनों रक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के लिए पेरोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंसेस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। आधुनिक तकनीक पर आधारित यह प्लेटफॉर्म भारतीय तटरक्षक बल के कार्मिकों के वेतन और भत्तों को बिना किसी जटिल प्रक्रिया के समय पर वितरण सुनिश्चित करने में मदद करेगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा डाक कर्मयोगी नामक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई। इस पोर्टल का मकसद ग्रामीण डाक सेवकों को अपग्रेड करके ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। कभी भी कहीं भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। आपको बता दें कि यह पोर्टल प्रधानमंत्री के मिशन कर्मयोगी की संकल्पना पर आधारित है। बीते दिनों हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक बॉय बैग योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत छात्रों को घर से सिंगल यूज प्लास्टिक का सामान लाकर स्कूलों में जमा करना होगा और सरकार स्कूल और कॉलेज के छात्रों द्वारा जमा किए गए सामान को खरीदने का कार्य करेगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा लिया है। हाल ही में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का ओडिशा के चांदीपुर में स्थित इंटीग्रेट टेस्ट रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस टारगेट विमान को एक ग्राउंड आधारित कंट्रोलर से कम ऊंचाई पर उड़ाया गया। इसकी निगरानी रडार तथा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम सहित कई ट्रैकिंग सेंसरों द्वारा की गई।
हस्तक्षेप के बिना एरियल टारगेट अभ्यास उड़ान भरने और दुश्मनों के जहाज पर हमला करने के लिए सक्षम है। गौरतलब है कि इसका निर्माण DRDO द्वारा किया गया है। इसका नाम अभ्यास है। भारत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण का प्रस्ताव मंजूर कर दिया गया है। इसके तहत 2,516 करोड़ रुपए के खर्च से 63,000 कृषि ऋण समितियों का कंप्यूटरीकरण किया गया। कंप्यूटरीकरण प्रक्रिया में आंकड़ों का संग्रहण, साइबर सुरक्षा, मौजूदा रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, रखरखाव एवं प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम शामिल हैं। कोयला मंत्रालय ने 5 कोयला खदान झीलों को रामसर सूची में शामिल कर दिया है। मकसद से पर्यावरण मंत्रालय को यह प्रस्ताव भी भेजा है। कोल इंडिया लिमिटेड ने पर्यावरण मंत्रालय के सहयोग से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश में स्थित इन खदानों को झीलों की पहचान दी है। कोल इंडिया लिमिटेड का तर्क है कि इन खदान जल निकायों का नियमित रूप से पक्षियों व विभिन्न प्रजातियों द्वारा उपयोग किया जाता है। इसके चलते पर्यावरण एवं पक्षियों के आवास के रूप में इनका संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है। बड़ी बाधाओं के बावजूद भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 58 करोड़ रुपए मूल्य के लगभग 14 मीट्रिक टन समुद्री खाद्य पदार्थ का निर्यात किया, जबकि बीते वर्ष भारत ने केवल 44 करोड़ रुपए मूल्य के लगभग 11 मीट्रिक टन समुद्री खाद्य उत्पादन का निर्यात किया था। गौरतलब है कि समुद्री खाद्य पदार्थ में सबसे अधिक डिमांड भारत के झींगा उत्पाद की रही। आगामी 1 जुलाई को तमिलनाडु में त्रिची में सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया। इसका मकसद दिव्यांगों को सहायक उपकरण वितरित करना है और अन्य प्रमुख सहायता प्रदान करना है। स्कीम ऑफ असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन्स फॉर परचेज योजना के तहत इसका आयोजन किया गया। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया ने प्रकृति आधारित समाधानों के लिए इंडिया फोरम का शुभारंभ किया। इसका मकसद जलवायु परिवर्तन के चलते उत्पन्न चुनौतियों जैसे गर्मी, शहरी बाढ़, वायु और जल प्रदूषण आदि को दूर करना है। साथ ही लागत प्रभावी और टिकाऊ तरीकों के रूप में इकोसिस्टम आधारित सेवाएं और प्रकृति आधारित समाधान तलाशना है। इसके अलावा इंडिया फोरम विभिन्न सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने और जलवायु परिवर्तन संबंधी आपदाओं से प्रभावित कमजोर शहरी समुदायों को सशक्त बनाने सहित कई उपायों को तलाशने का भी कार्य करती है। आपदाओं से संबंधित है यह। बीते दिनों प्रधानमंत्री द्वारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के लिए नए परिसर वाणिज्य भवन का दिल्ली में उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन समारोह के दौरान निर्यात पोर्टल भी लॉन्च किया गया। बता दें कि निर्यात पोर्टल ग्राहकों को वन स्टॉप प्लेटफॉर्म सुनिश्चित करेगा, जिससे उन्हें भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही भारत को अपने निर्यात लक्ष्यों को साधने एवं प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। यहीं पर होती है आज का न्यूज़ बुलेटिन की समाप्ति।